तो आज हम लोग गणित का 13वां दिन देख रहे हैं और 13वां दिन में मॉडल नंबर 4 मतलब आपको चौथा मॉडल चल रहा है और चौथा मॉडल का दूसरा दिन चल रहा है। चौथा मॉडल में आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर कहाँ तक पढ़ेंगे, 20 तक पढ़ेंगे और 11 से 20 तक जो भी प्रश्न है बाबू वो 2 अंक स्तरीय प्रश्न है। ठीक है, अभी तक 2 अंक स्तरीय प्रश्न चल रहा है। सारे प्रश्न आपको बताएं कि अब हम जो भी मॉडल पढ़ेंगे मतलब 8 दिन के बाद जितना दिन क्लास चल रहा है उस सारा क्वेश्चन पीछे से रिपीटेड ही रहेगा, क्योंकि 100 क्वेश्चन तक ही वीवीआई क्वेश्चंस लगा हुआ था। अब ये सारा क्वेश्चंस आपको रिपीट क्यों करवा रहे हैं, ताकि वो पीछे वाला प्रश्न आए तो पुनः वह बन सके। ठीक है, इसमें जैसे पहला प्रश्न इस टाइप का प्रश्न आपको हम बता भी चुके हैं। ठीक है, कह रहा है कि के मान निकालने के लिए बिंदु 2, 3, 4, के और 6, -3 संरेख है। बिंदु क्या है, संरेख है, तो हमें के का मान निकालना है। तो बोलेंगे कि अगर सर बिंदु संरेख है और हमें के का मान निकालनी है तो बड़ा इजी होता है बाबू इस टाइप के प्रश्नों को हल करना। पहले एक त्रिभुज लीजिए ए बी सी और 3 शीर्ष दिया गया है। 2, 3 पहला शीर्ष, दूसरा दिया हुआ है 4, के और तीसरा दिया हुआ है 6, -3। ठीक है, ये शीर्ष दिया हुआ है। अब बोला कि ये तीनों के तीनों बिंदु क्या है, संरेख है। इसका मतलब हुआ कि सर त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर 0। तीनों बिंदु संरेख के मतलब कि त्रिभुज ए बी सी का जो क्षेत्रफल निकलेगा वो क्या आएगा, 0 आएगा। जबकि हमको पता है कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, तो बोलेंगे 1/2 ब्रैकेट x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 और बराबर में 0। ये फार्मूला हो गया। अब बराबर में 0 लिखें तो बराबर है तो उसके लिए यहाँ पे क्या लगाएंगे, या का चिन्ह लगा दिए। ठीक है, अब फिर देखिए अब मान रखना है। अब आपको पता होना चाहिए कि बाबू x1 कौन है, तो आप यहाँ पे शॉर्ट में समझने के लिए लिखना नहीं, इंडिकेट करने के लिए समझ लो। ये x1 होता है, ये x2 होता है और ये x3 का मान है। ये देखिए y1 है, y2 है और y3 है। किसी कोई दिक्कत? अगर हम पूछे x1 का मान बोलो तो 2 बोलोगे, हम पूछे x2 का मान बताओ तो कितना बोलेंगे, हम पूछे x3 का मान 6, हम y1 का मान बोले तो, और y3 का मान पूछे तो, और y2 का मान पूछे तो इसमें आपको सारा पता हो गया कि x1 कौन है, x2 कौन है, x3 कौन है, y1 कौन है, y2 कौन है और y3 कौन है। ये सारा पता लग गया आप लोगों को। इसके बाद यहाँ पे मान ला के बैठाइए। पूछे x1 का मान तो बोलेंगे 2, ब्रैकेट बंद है तो बंद कर दीजिए। y2 का मान k है और y3 का मान -3 यहाँ भी है और माइनस यहाँ भी है, तो यहाँ पे +3 लिखाएगा। ठीक है, प्लस x2 का मान 4 हो गया, y3 का मान बोलिएगा इसके आप लोग -3 और y1 का मान 3, y1 का मान 3, x3 का मान कितना हो गया, 6 हो गया और y1 का मान 3 और y2 का मान k। अब ब्रैकेट बंद कीजिए, बराबर में 0। अब हम सबसे पहले हम किसको हल करेंगे, छोटी ब्रैकेट को हल करेंगे। किसको हल करेंगे, छोटी ब्रैकेट को हल करेंगे। तो देखिए 2 और k में गुना करेंगे तो 2 के हो जाएगा, 2 और 3 में गुना की तो 3 दूनी 6। अब देखिए यहाँ से -3 और -3 -6 हो गया और -6 में हम 4 से गुना करेंगे तो -24। यहाँ का हल हो गया पूरे एक साथ। ठीक है, आगे देखिए ये नहीं टूटेगा। 6 और 3 में गुना किया तो 6 तिया 18, 6 और k में गुना किया तो -6k। अब देखिए तो छोटी ब्रैकेट खत्म हो गया, बराबर में क्या है, 0 है। यहां तक समझने में किसी को दिक्कत नहीं।
आगे सवाल देखिए, बोलेंगे सर 1/2, 2 के में से 6 के चल गए तो माइनस कितना बचा? 4 के, एक जाति का था। अब देखिए 18 और 6 कितना होता है? 24, और 24 में से 24 गया तो शून्य बच गया, मतलब ये कट गया एक प्रकार से, बोलिए शून्य बचा ना जी, तो कट ही ना गया। तो सिर्फ आपको यहाँ पे क्या बचा हुआ है? हाँ, -4k। अब ब्रैकेट हटाएंगे तो बोलेंगे 1/2 गुने -4k बराबर में 0। अब बोलेंगे सर 2 से ही कट रहा है, कितना मरतबे? 2 मरतबे। तो बोलिए बाबू अब कितना बचा आपका यहाँ पे? यहाँ पे बचा -2k और बराबर में 0 बचा। अब यहाँ से आप k का मान निकालेंगे तो 0/-2 भागा देंगे तो क्या आ जाएगा? k का मान, k का मान 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे आंसर में क्या बोलेंगे? k का मान कितना हो गया? तो कितना हो जाएगा? k का मान 0 हो जाएगा। लिखना है कि अतः कि त्रिभुज ABC के निर्देशांक दिया हुआ जो था उसको लिख सकते हैं, या अन्यथा नहीं भी लिख सकते हैं। शॉर्ट में आप लिख सकते हैं कि AB संरेख हो तो k का मान 0 होगा। सीधा शॉर्ट में क्या लिखेंगे? अतः ABC संरेख हो तो यहां k का मान क्या हो गया? 0 होगा। संरेख हो तो पहले ही ना बोला कि संरेख है, ये तीनों बिंदु संरेख है, तो संरेख है तो k का मान क्या आएगा? 0 आएगा। किसी कोई दिक्कत? सिक्के के 2 बार उछालने पर, ठीक है। कभी कभी आप देखेंगे इस टाइप का क्वेश्चन जब दे को के, ये दोनों में बहुत फर्क होता है, ठीक है। को का मतलब हुआ कि सिक्का को अलग अलग बार उछालते हैं, ठीक है, एक बार उछाल के छोड़ दिए फिर उसको उछालें। की के मतलब हुआ कि दोनों एक ही बार उछालें, एक सिक्का को हम 2 बार उछालें, ऐसा होता है। तो असही टाइप के प्रश्न ही बनेगा। हम के पर ही समझाते हैं। चलिए हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 2 है, एक सिक्के के 2 बार उछाला जाता है तो संभव परिणाम क्या होगा? तो 2 बार उछाला जाता है तो या तो बोलेंगे कि दोनों पे हेड आ जाएगा, दोनों पे टेल आएगा, या हेड टेल आएगा, या टेल हेड आएगा, ठीक है। इस प्रकार से कुल संभव परिणाम कितना हो गया? 4 हो गया। कुल संभव परिणाम की संख्या लिख देते हैं। कुल संभव परिणाम की संख्या बराबर कितना हो गया? 4। अब यहां आसान से बन जाएगा, कम से कम एक चित्त, तो यहां लिखेंगे ना कि कम से कम एक चित्त आने के अनुकूल हाँ परिणाम क्या आएगा बाबू? एक चित्त। तो एक चित्त किस में आ रहा है? एक चित्त तो इसमें भी आ रहा है, एक चित्त इसमें भी आ रहा है, और एक चित्त इसमें भी आ रहा है। तो इसकी कुल संख्या कितना हो गया? इसका मतलब हुआ कि कम से कम चित्त के अनुकूल आने की संभव परिणामों की संख्या अगर आपसे पूछा जाए तो क्या बोलोगे? 3 बोलेंगे ना? संख्या 3। हमको प्रेक्ता किसकी निकालनी है? प्रेक्ता कम से कम एक चित्त की प्रेक्ता। तो कम से कम एक चित्त की प्रेक्ता, तो क्या फार्मूला क्या होता है? फार्मूला क्या होता है भाई? हाँ, घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या, डायरेक्ट शॉर्ट में लिखिए फार्मूला। हाँ, घटना के
अनुकूल परिणामों की संख्या, परिणामों की संख्या बटा में कुल संभव परिणामों की संख्या। तो घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या कितना है 3 और कुल संभव परिणामों की संख्या, तो इसका आंसर हो गया 3/4। ये आसानी से फिर बन गया। नेक्स्ट सवाल है लुप्त बारंबारता ज्ञात करना है। आपको आंकड़े दे दिया गया, वर्ग अंतराल पता है, बारंबारता पता है, माध्य पता है, लेकिन हमको क्या निकालना है, लुप्त बारंबारता निकालना है। तो लुप्त बारंबारता के लिए सबसे पहले आप क्या करो, कॉलम बनाओ, 4 कॉलम। बारंबारता के लिए कितना कॉलम चाहिए, हाँ 4 कॉलम चाहिए। चलिए सबसे पहले वर्ग अंतराल, पहला कॉलम में क्या लिखेंगे आप, वर्ग अंतराल। और वर्ग अंतराल हमको दिया हुआ है 0 से लेकर 20, 20 से लेकर 40, 40 से लेकर 60, फिर 60 से कितना तक दिया हुआ है 80 तक, 80 से कितना तक है बाबू 100 तक, फिर 100 से ऊपर नहीं है, इतना ही आखिरी है। इसको छोटा कर देते हैं अब। चलिए अब आपको बारंबारता दिया हुआ है, बारंबारता क्या दिया हुआ है 17f, इसी को निकालना है। लुप्त बारंबारता इसको बोलते हैं 32 से 24 और 19। अब यहां पे बारंबारता के आगे हम निकालेंगे वर्ग चिन्ह, क्या निकालेंगे, हाँ वर्ग चिन्ह का फार्मूला होता है उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटा में 2। मतलब हम निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़ के 2 से भागा देंगे, तो 0 और 20 के जोड़ेंगे तो 20 को 2 से भागा दिए तो चलिए 10 लिखेंगे। अब 20 और 40 जोड़ेंगे तो 60 को 2 से भागा देंगे तो 30। अब 40 और 60 जोड़े तो 100, 100 को 2 से भागा दिए तो 50, 60 और 80 को जोड़े तो कितना, 140 को हम 2 से भागा दिए तो 70। अब यहाँ 80 और 100 के जोड़े तो 180, 2 से भागा दिए तो 90। अब क्या होता है यहाँ f गुने x, मतलब बारंबारता और वर्ग चिन्ह का गुणनफल। तो बारंबारता यह है, वर्ग चिन्ह है, तो 17 और 10 में गुना करेंगे तो 170, 30 और f में गुना करेंगे तो 30f। अब 32 और 50 में गुना करेंगे तो 0, 5 दूनी 10 के यहाँ भी 0, अब 5 3 15 1 16, 1600 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1600 हो जाएगा। चलिए आगे 70 और 24 में गुना करेंगे तो 0, 7 चौको 28 के 8, हाथ में रखे 2, 7 दूनी 14 और 2 1680। अब 0 और यहाँ करें तो 0, 9 9 में 81 के 1, 9 और 8, 9 8 कितना होता है 17 होता है। अब इसको जोड़ेंगे बाबू तो आपको सिग्मा fx का मान पता लगेगा। तो चलिए आप 30f को छोड़ करके अब बाकी सब को आप जोड़िए। चलिए 1710, 1680, 1600 और 170 जोड़ेंगे तो बताइए कितना आ जाएगा। इक्यावन 160 प्लस 30f हो जाएगा। इसको जोड़िए, f छोड़ करके बाकी सबको जोड़िए तो आपको सिग्मा f पता लगेगा। 17, 32, 24, 19 को जोड़ने से आ जाएगा कितना 92, कितना आएगा 92 और प्लस में f, सारा चीज पता लग गया। और इसमें आपको क्या पता है, माध्य भी पता है। माध्य का आपका फार्मूला होता है सिग्मा fx बटा सिग्मा f होता है। माध्य का मान कितना दिया हुआ है 50, तो चलिए हम यहाँ 50 रख देंगे। सिग्मा fx का मान आप कितना निकालें 5160 प्लस 30f, और माध्य का फार्मूला 92 प्लस
एफ, यही नहीं लाए। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो तिर्यक गुना कैसे होता है, 50 में हमको 92 प्लस एफ से गुना करना है। देखिए गुना का चिन्ह लगा दिए यहाँ पे। अब बराबर में कितना आया, 5160 प्लस 30 एफ। अब यहाँ से गुना कीजिए, 92 में 50 से गुना करें तो कितना होगा, 0, 5 दूनी 10 के 0, 9 5 45 की 46 प्लस 50 एफ। यहाँ से गुना करेंगे एफ और 50 में तो कितना हो जाएगा, 50 एफ हो जाएगा। अब यहाँ कितना, 5160 प्लस 30 एफ। अब क्या करेंगे बाबू, हम इसको अब जोड़ देंगे, ठीक है, बराबर की सड़क चलाएंगे तो 50 एफ बराबर की सड़ है तो माइनस 30 एफ, इधर 5160 है और इधर चल जाएगा तो माइनस 46, ये घटेगा तो 20 एफ और यहां घटेगा तो 560। चाहे तो अब 0 से 0 काट दिए, 2 से 28 मरते कट गया तो एफ का मान कितना आ गया, 28। अर्थात लुप्त बारंबारता का मान पूछा आपसे तो लुप्त बारंबारता का मान कितना हो गया, 28 हो गया। अगला सवाल आप देखेंगे, अगला सवाल में क्या बोला गया आपसे कि दो वृत्त की त्रिज्या दिया हुआ है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करिए जिनका परिधि इन दोनों वृत्तों के परिधि के योग के क्या है, बराबर है। मतलब आपको दो गो वृत्त दिया हुआ है, दोनों वृत्त का त्रिज्या दिया हुआ है। यहां समझिए एक वृत्त ये है और एक वृत्त ये है, तो अब इसकी त्रिज्या को कितना दिया है, 19 सेमी और इसकी त्रिज्या कितना दिया है, 9 सेमी। इसको मानते हैं पहला वृत्त, इसको मानते हैं दूसरा वृत्त। तो बोलेंगे कि सर पहला वृत्त का त्रिज्या को हम मान लेते हैं R1। क्या मान लिए, R1। अब R1 कितना दिया हुआ है, 19 सेमी दिया हुआ है। और फिर हम मानते हैं दूसरा वृत्त का भी हमको त्रिज्या दिया गया है, तो दूसरा वृत्त को त्रिज्या को मान लेते हैं R2 और ये कितना दिया गया है, 9 सेमी। और इन दोनों वृत्त के परिधि का योग करेंगे तो एक तीसरी वृत्त बनेगा। क्या बनेगा, तीसरी वृत्त बनेगा। क्या बनेगा, एक तीसरी वृत्त बनेगा। और इस तीसरी वृत्त का क्या निकालना है, त्रिज्या निकालनी है। तीसरी वृत्त की त्रिज्या को हम मान लेते हैं बड़ा R या R3 भी बोल सकते हैं इसको। तीसरी वृत्त की त्रिज्या को क्या बोलते हैं, R3। तो ये R3 कैसे निकलेगा, हम पहला वृत्त का परिधि और दूसरा वृत्त का परिधि का योग करेंगे तब ने तीसरी वृत्त का परिधि के योग के बराबर होगा। तो लिखेंगे कि सर पहला वृत्त का परिधि प्लस दूसरा वृत्त का परिधि बराबर कौन चीज, तीसरा या नया, तीसरा वृत्त का परिधि। यही नहीं होगा बाबू। तो पहला वृत्त का परिधि 2 पाई R1, ठीक है, और दूसरा 2 पाई R2। अब बराबर तीसरा वृत्त का परिधि 2 पाई R3, बड़ा R लिख दिए, ठीक है। अब देखिए 2 पाई कॉमन ले लीजिए तो क्या बच गया, R1 प्लस R2 बराबर 2 पाई R3। अब यहां से काट सकते हो बाबू आसानी से, 2 पाई से 2 पाई कट गया। R1 का मान कितना है, 19 सेमी, और R2 का मान 9 सेमी बराबर में R3 का ओवर है। जाओ पानी पीको बाहर से। 19 और 9 में जोड़ दिए तो कितना आ गया, 28 सेमी हो गया बराबर में R3। लिख देंगे कि तीसरा वृत्त का त्रिज्या 28 सेमी है। तीसरा वृत्त का त्रिज्या कितना हो गया, 28 सेमी है। किससे कोई दिक्कत। और ये क्वेश्चन हम लगता है 3 से 4 बार बता चुके हैं। कभी कभी ये नहीं बोलता है कि सर आप पहला वृत्त, देखिए 2 वृत्त का त्रिज्या दे देगा और उस वृत्त की त्रिज्या आपको पूछेगा जिनकी परिधि इन दोनों वृत्त के परिधि के योग के। तो कभी कभी परिधि की जगह क्षेत्रफल जोड़ने के लिए दे देता है। याद रखिएगा कि सब में वृत्त का नहीं जोड़ने के लिए देता है, कभी कभी क्या करता है वृत्त में क्षेत्रफल जोड़ के तीसरा के बराबर कर देता है। ये ध्यान रखिएगा। आगे के सवाल,
क्वेश्चन नंबर 15, ये कैसे बनेगा? किसी घन का एक विकर्ण, एक घन है, घन पता है कैसे बनता है? देखो घन का आकृति कैसे बनता है। घन में सब भुजा बराबर होता है बाबू, ठीक है, घन में सब भुजा बराबर होता है। ई का बन गया? घन बन गया। और घन का विकर्ण दे दिया, घन का, तो यहां लिखिए कि सर घन का विकर्ण, घन का विकर्ण दे दिया है 9√3 और पूछ रहा है कि घन का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल बताइए। तो घन का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल तब पता रहेगा जब घन को भुजा पता रहेगा। तो सबसे पहले हम घन का विकर्ण के फॉर्मूला लगाएंगे, √3 गुने होता है भुजा बराबर में 9√3 हो गया। घन का विकर्ण दिया हुआ था तो घन का विकर्ण का फॉर्मूला लगा दिए ना। अब देखिए भुजा बराबर हम बोल सकते हैं 9√3 बटा में आ जाएगा, √3 इससे ही कट गया। तो बताइए अब घन का भुजा आसानी से पता लग गया। कितना आ गया घन का भुजा? 9 सेमी। याद रखिएगा सब सेमी में दिया हुआ है, 9 सेमी, ठीक है। अब जब 9 सेमी दिया हुआ है तो हमसे क्या पूछा? अब घन का, हाँ तो निकाल दीजिए अब कि घन का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? 6 गुने, हाँ भुजा का स्क्वायर, तो 6 गुने भुजा कितना? 9 आया, तो 9 सेमी का स्क्वायर कर देंगे। तो 9 का स्क्वायर कितना होता है? 9 9 81 सेमी स्क्वायर। अब 81 में हम 6 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 और 6 48, कितना हो गया? 486 सेमी स्क्वायर हो गया। तो हमको इसमें घन में विकर्ण दिया तो उससे हम भुजा निकाले। जब भुजा निकल गया तो क्या निकाल लिए? घन का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है। अगला सवाल प्रयोक्ता से है, यह भी काफी अपने आप में इजी सवाल है। आज प्रयोक्ता से लगभग 2 सवाल आ गया। कह रहा है कि एक बक्से में 3 नीली, 2 सफेद, 4 लाल गेंद है। तो हम कुल गेंदा निकालेंगे पहले। कुल गेंदा, कुल गेंदा कैसे निकलेगा? तो नीली के जोड़ दीजिए, साथ में आप सफेद के जोड़ दीजिए और साथ में आप लाल को जोड़ दीजिए। तो नीली गेंद कितना है? 2 नहीं 3 है ना, नीली 3 और सफेद 2 और लाल 4, तक कुल गेंदा कितना हो गया? 9 गेंदा हो गया। अब बताइए कि बक्सा में कुल गेंदा कै गो है? 9 गो। तो कुल संभव परिणाम को संख्या, कुल संभव परिणामों की संख्या बराबर क्या बोलते? 9 बोल सकते ना बाबू। जैसे एक बक्सा में 3 नीली, 2 सफेद और 4 लाल गेंदा है, तो बक्सा में कुल कितना गेंदा? 9 गेंदा। तो कुल संभव परिणामों की संख्या 9, जितना गेंदा उतना ही ना हो जाएगा कुल संभव परिणामों की संख्या। यदि उनमें से एक गेंदा इदृच्छा निकाला गया, मतलब बिना देखे उस बक्सा में से एक गेंदा निकाला गया, तो गेंदा की नीली होने की प्रक्रिया, नीली होने की प्रक्रिया। तो लिखेंगे कि घटना नीली के अनुकूल परिणामों की संख्या, घटना नीली के अनुकूल, नीली के अनुकूल परिणामों की संख्या कितना हो जाएगा? बोलिए। नीली के अनुकूल परिणामों की संख्या देखिए कितना? नीली के अनुकूल परिणामों की संख्या 3। अब हमको प्रयोक्ता निकालना है, तो प्रयोक्ता किसका? नीली के ना। तो लिख दिए नीली, क्या लिखा गया? नीली लिखा है ना जी यहाँ पे, नीली। तो नीली का फार्मूला क्या होता है? हाँ, घटना नीली के अनुकूल परिणामों की संख्या, परिणामों की
संख्या बटा में कुल संभव परिणामों की संख्या। तो घटना नीली के अनुकूल परिणामों की संख्या 3 और कुल संभव परिणामों की संख्या 9। 3 से 9 3 मरते कट गया, तो मतलब आंसर 1/3 हो गया। तो नीली के अनुकूल परिणामों की संख्या कितना हो गया? नीली की प्रायिकता कितना हो गया? 1/3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 क्या करा है कि यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके 272 तथा 1032 का मस्सा निकालना है। अब आपको समझना है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम में आप सबसे पहले ए लिखिए और ए में सबसे बड़ा चयन कीजिए, जो सबसे बड़ा संख्या है 1032। उसके बाद लिखिए बी और छोटा वालों को आप बी समझिए। बी कितना है? 272। आप सबसे पहले ए और बी का पहचान कर लीजिए। जब भी बाबू आपको भाग एल्गोरिदम विधि से मस्सा निकालना रहे तो ए और बी लिखना है। ए जो सबसे बड़ा रहे, बी जो सबसे, ऐसा नहीं कि आप ऐसा ही लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है, ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप ऐसा ही लिख सकते हैं। ए और हम बताएं कि बी जरूरी है, ए और बी जरूरी है। हम लिख दें कि सर ए 272 तो गलत हो जाएगा, नहीं ये भी गलत नहीं होगा। बी लिख दे 1032 तो ये भी गलत नहीं होगा। चलिए फार्मूला लगाइए, ए बराबर बी इंटू क्यू प्लस आर, ठीक है। अब यहां से आपको समझना है कि सर ए का मान हमको कितना दिया हुआ है? 272 बराबर बी का मान 1032। अब बताइए कि 1032 में कितना गुना करेगी 272 चलावेगा? तो बोलेंगे कि 1 से लगाएंगे तो ओवर हो जाएगा, तो 0 से लगा दीजिए, क्या दिक्कत है? 1032 में 0 से गुना करें तो कितना आया? 0। तो शेष कितना बच गया? 272 बच गया, बच गया नहीं? अब देखिए तो 1032 आगे हो गया जी, अब 272 पीछे। अब बताइए 272 में कितना से गुना करेगी 1032 चलावेगा? कितना से? बोलिए, स्टेप बढ़ेगा नहीं तो बोलिए जल्दी। अब जिसको नहीं पता है सर कितना मतलब 272 से भागा दो, 272 में 1032 से भागा दो, कितना मरते भागा लग रहा है? बोलिए 3 से। तो चलिए 3 से लगाइए, तो 3 दूनी 6, 7 21 का 1, 3 दूनी 6, 1 7 8, पहले 2 था ना। अब घटाइए तो 12 में से 6 गए तो 6, ये बच गया 2, 2 में से गया तो 1, ये बच गया 10, 10 में 60 गया 2, 216 हो गया। शेष कितना बच गया? 200 कितना से गुना किया आप? 3 से, तो शेष कितना बचा? 216। अब इसको पुनः आगे कीजिए, 272 बराबर 216 को पीछे। अब 216 में कितना से गुना करें? 1 से, 1 से करेंगे तो कितना आएगा? शेष कितना बचेगा? 56 बचा। चलिए 56 यहाँ पे लिख दे। किसी कोई दिक्कत आ रहा है बात समझ में बाबू? अब क्या करेंगे कि सर 216 को हम यहाँ लिखेंगे बराबर में 56। अब बताइए 56 में कितना से गुना करेगी 216 चलावेगा? बोलिए 56 में हम कितना से गुना करेगी 216 चलाएगा? नहीं आता, भागा दो ना यहाँ पे, बोलिए कितना से गुना करे? 3 से लगाएंगे तो 6 तिया 18 के 8 और 5 तिया 15 की 16। यहाँ घटेगा कितना? 16 में 60 गया तो 8, ये बच गया कितना? 10, 10 में से 6 गया तो 4, ये बच गया 1, 1 में से गया तो 0। मतलब अगर आप 3 से गुना करेंगे तो शेष कितना बचेगा? 48। अब 56 को आप आगे करेंगे और 48 को पीछे, एक मरते लगाएंगे तो शेष कितना बचेगा? 8 बच गया। ये 48 आगे आएगा, अब 8 पीछे, 8 छक 48 शेष। जब शेष जैसा ही 0 बचा तो मस्सा बी वाला कहलाता है। हमको मस्सा निकालना था तो कितना लिखेंगे? मस्सा बराबर 8, निकल गया मस्सा 8, ठीक है। इस तरह से आप निकाल सकते हैं मस्सा। चलिए इसी प्रकार से अगला सवाल, ठीक है। अगला सवाल क्या है?
उस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ निकालिए जिसका व्यास दिया हुआ है। अर्धगोला का व्यास दिले है, तो अर्धगोला कैसे बनता है बाबू? देखिए अर्धगोला आपको हम बनाते हैं। पहले ये अर्धगोला बन गया और इसकी दिया हुआ है व्यास। व्यास कितना दिया हुआ है? 14 सेमी। यहां लिखिएगा कि अर्धगोला का व्यास क्या बाबू? नहीं, उसमें बता देना कुछ। अर्धगोला का व्यास कितना है? 14 सेमी। अब व्यास है तो हम सबसे पहले त्रिज्या निकालेंगे। तो त्रिज्या का फार्मूला क्या होता है बाबू? व्यास बटा में 2। व्यास कितना? 14 सेमी बटा में 2, तो कट के कितना आ गया? 7 सेमी। अब पता है ना कि इसकी त्रिज्या, अर्धगोला का त्रिज्या कितना? 7। तो हमको क्या निकालना है? अर्धगोला का वक्र पृष्ठ। अर्धगोला का, तो यहां लिखिएगा ना कि सर हमको निकालना है अर्धगोला का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का फार्मूला 2 पाई आर स्क्वायर। ये नहीं होता है? तो 2 पाई का मान 22/7 और आर का मान 7 सेमी 2 बार लिख दीजिए। काहे 2 बार? क्योंकि सर स्क्वायर है, क्योंकि 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 सेमी 2 बार लिखना पड़ेगा। अब हम 7 सेमी को काट देंगे तो कितना हो गया? 22 दूनी और 44 सत्ते, क्योंकि यहां गुना करेंगे 2 गुने 22 गुने 7 और सेमी स्क्वायर हो जाएगा। तब गुना कर दीजिए, कितना हो गया? 22 सत्ते 154 होता है। 154 में फिर 2 से गुना करेंगे, कितना आ जाएगा? 308 सेमी स्क्वायर हो गया आंसर। 22 दूनी 44, 44 सत्ते 308 हो गया। अगला सवाल ये भी देखिए आ गया। हम क्या बताएंगे? जैसे आपका माइंड में आए, यूक्लिड विभाजकता एल्गोरिदम का प्रयोग करके 570 और 1425 का मस्सा निकालिए। यहाँ पे आप सोल्व लिखिए और तुरंत ए लिखिए, ए बराबर 570 और कॉमा दीजिए, लिखिए बी बराबर 1425। बोलेंगे फार्मूला लगाएंगे सर, ए बराबर बी इंटू क्यू प्लस आर। अब यहाँ पे देखिए ए का मान 570 बराबर बी का मान 1400। अब बोले सर 1425 तो बड़ा है, अगर 1 से भी गुना करेंगे तो ज्यादा है, तो 0 से गुना कर दो तो शेष कितना बच जाएगा? 570 बच गया। अब ये 1425 के आगे कर दो आप। अब 570 का पीछे तो कितना मरतबे? 2 मरतबे लगेगा। तो 570 दूनी कितना होता है? 1140। अब 1425 में से 1425 में से 1425 में से 1140 घटा दीजिए, कितना आया? बोलिए। 5, 12 में से 4 गया तो 8 और ये बच गया 3, 2 बच गए, 285। अब यहां पे 570 का पीछे करो, बराबर 285। अब 285 में कितना से गुना करेगी 570 आ जाए? तो बोलेंगे सर 285 में हम कम से कम 2 से गुना करेंगे। ठीक है, तो देखेंगे 2 से गुना करके, तो 285 गुने आप 2 कर लीजिए तो कितना आ जाएगा? कितना आया? 570 आता है। तो 570 तो पूरा आ गया, तो यहां शेष क्या बचा? 0। तो मस्सा कितना हो गया? हाँ, बी वाला मस्सा हो जाता, मस्सा हो गया 285 बन गया। अगला सवाल, और आज का आखिरी सवाल भी ये था, और ये आपके लिए हो सकता है कि नया प्रश्न आए, जो भारतीय भवन में इस टाइप के प्रश्न नहीं पढ़नी थी। केसी सिन्हा में है इस टाइप के बहुत सारे सवाल, इन भारतीय भवन में नहीं है। 19 प्रेक्षणों का माध्य 20 है। बैलवा बोलो तो गनो बंद करेगा। हाँ, तू ही बैलकार है। नहीं, वो गिरा रहा है यहाँ पे ना, वो बहुत देरी तक बजाएगा, उसको मना करवाए थे। ठीक है, 17 प्रेक्षणों का माध्य 20 है। प्रेक्षण समझते हैं बाबू?
भाई आंकड़े, अगर 17 को आपको आंकड़े दे दें तो उसकी माध्य कितना आता है 20। 17 को क्या माध्य कितना 20 आता है, तो हम लिखेंगे कि सर 17 प्रेक्षण, आ जाइए, प्रेक्षण का माध्य कितना दिया हुआ है 20 है। 17 प्रेक्षण का माध्य 20 है, तो हम कहेंगे कि सर 17 प्रेक्षणों का योग। अब योग कैसे निकलेगा? 17 प्रेक्षणों का योग, योग का मतलब क्या होता है? जोड़। 17 प्रेक्षण को जोड़ेंगे तो 17 गुने कर देंगे 20। अभी आपको समझ में आएगा 17 गुने 20 काहे कर दी, आंकड़े देते हैं आपको समझ में आएगा। 2 3 1। अब हम बोले ना कि इस आंकड़े का माध्य जो है, ये 3 आंकड़े, कितना आंकड़े हैं 3 प्रेक्षण। कितना प्रेक्षण 3 प्रेक्षण। और 3 प्रेक्षण का जो माध्य हम दे दे कितना, माध्य निकाल लो पहले तब नहीं पता लगेगा। 3 2 5 की 6, 6 को 6 को कितना से भागा देंगे 3 से, तो कितना आया 2 आया। कितना आया 2। तो इसकी माध्य कितना आ गया 2। हम बोले कि 3 प्रेक्षणों का माध्य 2 है, तो 3 प्रेक्षणों का योग कितना होगा, कितना बोलिएगा 6 बोले, कैसे बोले तो गुना करके बोले ना जी आप। तो उसी प्रकार 17 प्रेक्षण का माध्य 20 है, तो 17 प्रेक्षणों का योग 17 गुने 20 मतलब 340। 17 प्रेक्षण ऐसे करके माध्य निकाला तो 20 आया। तो हम पूछे कि 17 प्रेक्षण का योग कितना होगा, तो गुना कर दीजिए। 17 प्रेक्षणों का योग कितना 340। फिर बोला प्रथम 9 प्रेक्षणों का माध्य 23 है। अब 17 को परीक्षण है, अच्छा इरेजर यहाँ है ना, हाँ 17 परीक्षण है। थोड़ा सा ये इसमें टाइम लग जाएगा, एक मिनट रुक जाओ, मीटर ही नहीं रहा है। हाँ 17 परीक्षण है, ठीक है। 17 परीक्षण कहने का मतलब इस प्रकार से 17 आंकड़े दिया हुआ है, ठीक है। और इधर शुरू से आप गिनिएगा कै तक 9 तक, शुरू से 9, शुरू से मतलब प्रथम 9 प्रेक्षण का माध्य कितना दिया हुआ है 23। तो हम पूछे कि नहीं प्रथम 9 प्रेक्षणों के योग बताइए। प्रथम 9 प्रेक्षणों का योग, तो योग कैसे निकलेगा 23 गुने 9। तो 23 गुने 9 कीजिए, कितना आ जाएगा, कितना 207 हो गया। फिर बोला नहीं अंतिम 9 मतलब उधर से लीजिएगा, उधर से कितना अंतिम से जोड़िए, अंतिम से, तो अंतिम से 9 प्रेक्षणों का माध्य दिया हुआ है 18। अंतिम 9 प्रेक्षणों का माध्य कितना दिया हुआ है 18। तो हम निकालेंगे ना कि अंतिम 9 प्रेक्षणों का योग। तो योग के लिए क्या करना है 18 गुने 9, 18 9 162 हो गया। तो बोलेंगे कि सर देखो, अब इसके लिए हम थोड़ा सा आपको हम लाते हैं डेटा पे। बाबू 17 को डेटा है ही है, देखो बढ़िया से समझना, थोड़ा सा टाइम इसमें अब लग जाएगा आपको, लेकिन एक बार समझ लेंगे तो एग्जाम में भी कभी गलती भी नहीं होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 कुल 17 परीक्षण है। और 17 परीक्षणों का माध्य निकाला गया तो कितना आया 340। लेकिन हम शुरू से 9 परीक्षण को जोड़ें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो कितना आगे तीनों के जोड़ने से कितना है बोलिए 207। और अंतिम से हम 9 को जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है 162। लेकिन ये तो कई बार जुट रहा है, दोनों बार जुट रहा है, दोनों बार जुट रहा है ना जी।
इधर से भी निकल के जुड़ गया और इधर से भी जुड़ गया, लेकिन हमको पता है कि कुल कितना है, कुल कितना 340। लेकिन जब को पूरा हम जोड़ते हैं, पूरा के योग करते हैं तो कितना होता है 340। तो बोलेंगे हमको निकालना क्या है, नौवां प्रेक्षण का माध्य, नौवां प्रेक्षण का माध्य। तो क्या करेंगे हम, नौवां प्रेक्षण के माध्य के लिए 207 प्लस 162 जोड़ के घटा देंगे कितना को 340 को। तो दोनों को जोड़ दिए तो 7 2 9 6 एक पैचा हो गया, नहीं एक ना 6 ही हो गया, और 369 घटेगा तो कितना आएगा 9 2 29। मतलब नौवां प्रेक्षण का माध्य कितना हो गया 29 हो गया, आंसर आ गया। तो हम क्या किया, ऐसा कंडीशन आए प्रथम शुरू, तो पहले सबका योग निकाल लीजिए और दोनों का जोड़ करके कुल को घटा दीजिए। जैसे हमको दोनों के जोड़े तो दोनों के जोड़ने से कितना आ गया 369 आ गया। तो ये तो 2 बार ना जुड़ गया जी, तो एक बार हम पूरा के 17 को हमको जोड़ल पहले से है, तो उसको घटा दिए, तो यही ना जो 2 बार जुड़ रहा है उसका निकल गया, फालतू हो रहा है जो।